नमस्कार दोस्तों। लेट्स स्टडी टुगेदर पे आप सबका स्वागत है। आज हम देखेंगे 29 जुलाई 2020 के करंट अफेयर्स विथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर। तो अपने करंट अफेयर्स की तरफ बढ़ने से पहले हम आज का मोटिवेशनल कोट देख लेते हैं। ए गोल विदाउट ए प्लान इज जस्ट ए विश। हम कुछ कोई गोल कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं, लेकिन फिर क्या है, कोई प्लान नहीं बनाते, तो वो क्या है, एक तरह का एक अपना सपना हो जाता है, एक इच्छा बन के रह जाता है। क्योंकि अगर आपने कोई लक्ष्य निर्धारित किया है तो उसका एक प्लान जरूरी होना चाहिए, एक रफ स्केच जरूर होना चाहिए कि आप उस चीज़ को कैसे पाओगे। क्योंकि ज़िंदगी क्या है, स्टेप बाय स्टेप आप हमें एक, जब भी ऊंचाई पे चढ़ना होता है ना, तो उसके लिए आप डायरेक्ट कैसे नीचे से कूद के ऊपर नहीं जा सकते, ज़्यादा ज़्यादा ऊंचाई पे हो तो क्या उसके लिए स्टेप्स बनी होती हैं। तो वो स्टेप्स क्या होती हैं, एक प्लान होता है। स्टेप्स को क्या बोला जाता है, एक प्लान बोला जाता है कि आप ऊंचाई पे चढ़ोगे तो वन बाय वन स्टेप पे चढ़ सकते हो। तो ये ऐसे ही है कि अगर आपका एक कोई गोल आपने निर्धारित किया है और आपने उसका कोई प्लान नहीं किया, कोई स्केच तैयार नहीं किया है, तो वो क्या एक तरह की विश होकर रह जाएगी। तो अगर आपको कोई भी लक्ष्य अपना पाना है तो एक पहले प्लान बना लीजिए। अगर आप हमें स्टडी में भी हमें सोचते हैं कि क्लास में फर्स्ट आना होता है, तो हम पहले क्या टाइम टेबल बनाते हैं कि इस दिन हम ये पढ़ेंगे, इतने घंटे से इतने घंटे ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे। तो हमेशा हमें एक प्लान और एक क्या टाइम टेबल बना के चलना चाहिए, अगर हम जिस प्रकार से हमें एक लक्ष्य पाना होता है। तो दोस्तों आज से ही अगर एक अपना प्लान बना लीजिए और उसके उसके प्रति आप अपना डेडिकेशन चालू कर दीजिए कि आप डेडिकेट हो जाइए अपने प्लान के प्रति, ताकि आप अपने गोल को अच्छी तरह पा सकें। तो सबसे पहले हम आज के जो कल जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनके आंसर्स देख लेते हैं। सबसे पहला था वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे की थीम क्या थी, तो उसकी थीम थी हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन था वर्ल्ड एड्स डे ऑब्जर्व, मतलब वर्ल्ड एड्स डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, तो वो ऑब्जर्व किया जाता है 1 दिसंबर को। और डे टू ड्रीम कॉन्टेस्ट किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, डीआरडीओ के द्वारा लॉन्च किया गया था। जो स्टार्टअप और इनोवेटर्स हैं उनको इनाम मिलना चाहिए, 10 लाख और 5 लाख का इनाम मिल रहा था। तो ये एक अच्छा पहल थी जो स्टार्टअप और जो अच्छे अच्छे इनोवेटर्स हैं उनके लिए। नेक्स्ट है स्टेट ऑफ इंडिया हेल्थ कंडक्टेड सर्वे, किसके द्वारा कंडक्ट किया गया था, एनएसओ नेशनल स्टेटिकल ऑफिस के द्वारा। जिससे कि क्या है कि जो इंस्टीट्यूशनल प्रेगनेंसी है वो अभी सबसे ज़्यादा बढ़ गई है, मतलब हॉस्पिटलों में प्रेगनेंसी हो रही है लगभग 70% से ऊपर लगभग तो हो रही है, जो रूरल एरिया में बढ़ी है, और 37% के लगभग अर्बन एरिया में ये जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी बढ़ी है। नेक्स्ट है रिसेंटली पीएम नरेंद्र मोदी इनोवेटेड कोविड टेस्टिंग सेंटर इन 3 सिटीज़। जो रैपिड टेस्ट 10,000 टेस्ट पर दिन होने के लिए क्या है रैपिड टेस्ट सेंटर खोले गए थे नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो वो कहाँ कहाँ थे, कोलकाता, मुंबई और नोएडा, 3 सिटियों में खोले गए थे। अल्दाफरा एयरबेस लोकेटेड इन विच कंट्री, जो ये अल्दाफरा एयरबेस लोकेटेड कहाँ पे लोकेटेड है, ये यूनाइटेड अरब अमीरात में है। क्योंकि अभी जैसे अब किस लिए न्यूज़ में है कि अभी फ्रांस से राफेल जेट 5 राफेल जेट हमें मिलने थे, तो अल्दाफरा एयरबेस में उन्होंने रात को नाइट स्टे किया था, वहाँ पे लैंड किया। तो एक क्वेश्चन आ सकता है ऐसे कि जो फ्रांस, एक मे क्वेश्चन आ सकता है आपके लिए कि अल्दाफरा एयरबेस स्टेशन किस लिए, क्योंकि वहाँ से अभी न्यूज़ में रिसेंटली जम्मू, जैसे अपना इंडिया और चाइना के बीच में स्टैंड अप था, उसी टाइम पे हमने ये जो डिफेंस ने थोड़ा जल्दी करके ये राफेल जो जेट मंगाए थे। तो वो डायरेक्ट पहली बार ऐसा है कि जो एयरक्राफ्ट है वहाँ से टेक ऑफ करके आ रही है, वरना क्या होता है कि एयरक्राफ्ट दूसरे जो फाइटर ट्रैक एयरक्राफ्ट होता है वो दो से मतलब जो नेशन होता है उसके ऊपर से क्रॉस नहीं करता है। वो क्या है असेंबल वहाँ से डिसमेंटल होकर जहाज में आएंगे और इंडिया में आके असेंबल हो गए। तो इस बार क्या है डायरेक्ट फ्रांस से होके वो उड़ान भर के आए हैं, तो बीच में उन्होंने स्टे लिया है अल्दाफरा एयरबेस जो वहाँ पे ये इसलिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। नेक्स्ट है विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च 15 करोड़ फंड फॉर सपोर्टिंग द R&D इंडिया रशिया जॉइंट टेक्नोलॉजी। जो मैंने बताया था कि जो एसएमई सेक्टर है उसमें भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए ये 15 करोड़ का फंड लॉन्च किया गया है। तो ये किसके द्वारा किया है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है वर्ल्ड क्लास स्टेट ऑफ आर्ट हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी। वो कहाँ पे अभी इनॉग्रेट किए गए, आनंद गुजरात में, कि फार्मर्स के जो हनी है ना उसको वहीं पे टेस्ट करके फिर क्या वर्ल्ड लेवल दिया जाएगा, ताकि उसे एक्सपोर्ट में वृद्धि होगी, और साथ साथ में उसके बाद में क्या फार्मर्स की इनकम में भी वृद्धि हो जाएगी। नेक्स्ट न्यूज़ है ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट 2020 रिपोर्ट किस रिलीज की गई थी, किसके द्वारा, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिलीज की गई थी, कि जो ग्लोबल में जो फॉरेस्ट है वो उसका कवर बढ़ा है। तो अभी क्या है 31% टोटल ग्लोब में जो फॉरेस्ट है वो है टोटल 31% पे है। और इसमें इंडिया ने क्या है रैंक गेन किया है, मतलब ग्लोबल फॉरेस्ट में जो इंडिया का जो फॉरेस्ट एरिया है वो गेन हुआ है। तो अभी इंडिया के थर्ड प्लेस पे है, किस किस के बाद में, सब नंबर 1 पे चाइना है, दूसरे पे ऑस्ट्रेलिया, तीसरे पे इंडिया है, फिर वियतनाम है, और मुझे चौथे पाँचवें का एक में याद नहीं, थर्ड पे इंडिया है। ठीक है, तो एक बार आप देख लेना, मैंने जो पुराने वीडियो में वो डिस्कस किया है।
तो चलो अब आज की न्यूज़ देख लेते हैं। आज है ग्लोबल टाइगर डे और इंटरनेशनल टाइगर डे 29 जुलाई में। तो आप देखते हो कि बहुत सारे जीव जंतु हैं, अभी जंगली जानवर हैं, वो धीरे धीरे क्या खत्म होते जा रहे हैं। और लास्ट में, जब पहले डायनासोर हुआ करते थे, उससे पहले बहुत ऐसे जानवर हैं जो पहले आप अपने दादा दादी की कहानी भी सुनते थे कि ऐसे जानवर होते थे, वो खत्म हो गए धीरे धीरे। तो ये क्या होता है, धीरे धीरे अब हमारा जो एक्सिस्टेंस ह्यूमन का जो इन्वॉल्वमेंट है जंगलों में बढ़ता जा रहा है, तो उसके बाद क्या है, ये जानवर धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। तो ये नहीं हो कि आदमी आदमी रहना है, फिर क्या है, अभी आज हमें टाइम मिलता है तो हम जंगल में घूमने जाते हैं, तो हम इनको देखते हैं, एक एक रिक्रिएशन का भी एक मीडियम हो जाता है। लेकिन ज़्यादा ही रिक्रिएशन अच्छा नहीं होता है कि इनकी जनसंख्या खत्म हो जाए। फिर बाद में क्या है, अगर विविधता नहीं होगी ना, अगर जीवन में रंग नहीं होता है, तो जिंदगी जीने का कोई मतलब नहीं है। तो एक अकेला अकेला इंसान ही इंसान रहेगा जिंदगी में, तो मतलब कोई जिंदगी का मतलब नहीं रहेगा। तो हर तरफ की विविधताएं होनी चाहिए, जानवर भी, जीव जंतु भी होने चाहिए, अच्छे अच्छे सुंदर होते हैं। तो आप बाघ ने दिखने में कितना टेरिफाइड है, लेकिन एक सुंदर, बहुत ही सुंदर जीव है। ठीक है, तो इनको बचाना, और जो नेचर को बचाना हमारा एक कर्तव्य बनता है। तो ये किसके लिए बनाया जाता है, टू रेज अवेयरनेस फॉर टाइगर कंजर्वेशन, टाइगर को जो हमें कंजर्व करना है। ठीक है, तो ये क्रिएट कब किया गया, 2010 में किया गया था सेंट पीटर्सबर्ग, जो टाइगर शो में थी वहाँ पे। उसके बाद इसको जो कहते हैं कि ग्लोबल टाइगर डे मनाया जाएगा 29 जुलाई को। तो अभी रीजन क्या है, इनकी जो पॉपुलेशन डे पर डे क्या डिक्लाइन होती जा रही थी। तो इसका रीज़न क्या था, एक तो पोचिंग हो गया और इलीगल ट्रेड हो गया, कि इनकी जो ये चमड़ी है, जो इनकी जो चर्म है, इसको क्या, इनको मार के क्या इसको बेचा जाता है, और ये बहुत महंगी बिकती है। तो जो लोग क्या करते हैं, जो इसको मार देते हैं तथा इसको बेच देते हैं। तो ये भी एक इसका कारण है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या इसकी जो इसका यूज़ कम करना है ना, इलीगल तरीके से भी हमें नहीं अपनाना। एक तो ये सोच लेना है कभी भी कि अभी भी इसका इलीगल ट्रेड हो रहा है, कि मतलब कोई ना कोई तो यूज़ कर रहा है इसको, तो हमें उसको डिमोटिवेट करना है कि ऐसा काम नहीं करना है। फिर हैबिटेट लॉस हो रही है, कि मानव का धीरे धीरे क्या डेवलपमेंट प्रोसेस बढ़ते जा रहे हैं, और हम जंगलों में क्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैं, खान खुदाई कर रहे हैं, कहीं से कोयला निकाल रहे हैं, कहीं से कुछ निकाल रहे हैं। तो जंगलों में जब खुदाई हो रही है, पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, तो इनका जो हैबिटेट, इनका घर क्या है, लॉस हो रहा है। तो अभी रहने के लिए जगह नहीं हो रही, तो फिर ये इनका एक डिक्लाइनिंग फैक्टर है। क्लाइमेट चल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड की जो क्या होती है मात्रा बढ़ती जा रही है। फिर गर्मी में जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो क्या है, इनके ऊपर गलत इफेक्ट पड़ता है। तो क्लाइमेट चेंज भी एक तरह का इफेक्ट है, कि जगह से जंगल के समाप्त हो रहे हैं। तो ये भी एक रीज़न है। बहुत सारी डिजीज इनमें फैल जाती है, तो डिजीज की वजह से भी जान चली जाती है। आपने देखा था अभी गुजरात के जो गिर बहन है, उसमें 2 शेर मारे गए थे डिजीज के चलते। तो ये चीज़ें होती है, डिजीज के कारण ये खत्म हो जाते हैं। फिर हो गया मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, जो बता दिया जगह जगह, कि जब आदमी इसके जो एरिया में बढ़ता जा रहा है, तो गांव बसते जा रहे हैं, खेती के लिए, एग्रीकल्चर जमीन के लिए जंगल साफ अभी भी होते जा रहे हैं, इंडस्ट्री बना रही है। तो मैन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, जिनकी वजह से इनको भी मार दिया जाता है। बहुत जगह देखोगे ये शहरों में आ जाते हैं। अब जंगलों में आप इसके तो घुस गए, तो लास्ट में ये शहरों में आ जाते हैं। तो ये भी एक कारण है। फिर अभी देखते हैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, देखते हैं इंडिया अभी क्या क्या कर रहा है टाइगर प्रिजर्वेशन के लिए। तो इंडिया में प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया था 1973 में। तो आप याद रख लेना, इंडिया में प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट हुआ था, 1973 में हुआ था। और अभी इंडिया में टाइगर की पॉपुलेशन कितनी हुई है, कि टाइगर की पॉपुलेशन अभी बढ़ रही है, एक अच्छी न्यूज़ है। 2226 थी 2014 में, और 2967 होगी 2018 में। तो आप ये देख लेना, टाइगर की पॉपुलेशन होती है, एस्टिमेट हम सर्वे करते हैं, हर 4 साल में एक बार सर्वे होता है, टाइगर की सेंसस गिनती की जाती है। तो और ये भी देख लेना, अभी टोटल टाइगर रिजर्व भी हमने रखे हैं, तो लोग टोटल टाइगर रिजर्व 50 है इंडिया में भी। और इसके लिए टाइगर रिजर्व के लिए, टाइगर कंजर्वेशन के लिए एक सेपरेट बोर्ड अथॉरिटी और एक बॉडी भी हमने बनाई हुई है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी इंडिया में एक एस्टाब्लिश की गई है। तो और अभी एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ थी, जो इंडिया में टाइगर सेंसस हुआ था अभी 2018 में। तो उसने क्या, गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना मतलब एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है। उसमें क्या है कि वर्ल्ड में लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सर्वे हुआ था, जो कैमरा की ट्रैपिंग से हुआ था, कि हर जगह कैमरा लगा दिए थे, और कैमरा ट्रैपिंग से हर जगह मतलब आपको क्या है, उनकी गणना करनी होती है। अब ये होता है कि बार बार एक ही टाइगर आमने सामने से चला जाए, तो उसको हम काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि जैसे हमारे फिंगरप्रिंट्स होते हैं, तो फिंगरप्रिंट्स के हिसाब से ही टाइगर्स में जो ये इनके जो ये ब्लैक जो धारियाँ होती है ना, वो हर टाइगर में अलग होती है। तो इनके जो एक ऑटोमेटिक सिस्टम है, वो पहचान लेता है कि ये टाइगर जो अभी आया था वही है या दूसरा है। ठीक है, तो ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया गया है इंडिया के द्वारा, जो टाइगर सेंसस है वाइल्ड लाइफ सर्वे में, जो ये सर्टिफिकेट हमें इंडिया को मिला है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। और दूसरा है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी, जो आज एस्टाब्लिश की गई थी 29 जुलाई 1957 को एस्टेब्लिश की गई थी। तो ये न्यूज़ क्या है, अभी रिसेंटली न्यूज़ में नहीं है, लेकिन अभी क्या है कि आपको पता है वर्ल्ड का एक तरह का वो होता है, चेंज हो रहा है। दो ध्रुव फिर से बदल जा रहे हैं, जैसे कोल्ड वार हुआ था ना, अभी क्या है, जो चाइना हो गया और अमेरिका, तो बार बार में क्या है कि एटम बम की भी बीच बीच में पाकिस्तान एटम बम की धमकी दे देता है, ऐसी धमकी चलती रहती है।
हमारे पास भी एटीएम में हमारे पास भी एटीएम में ये कहानियाँ चलती रहती है, एक दूसरे को धमकाते रहते हैं। तो क्या है, तो इसकी एक थोड़ा सा बीच में एक ज़रूरत पड़ जाती है ऐसी चीज़ों की। हमें देख लेना चाहिए कि क्या है, कोई जो न्यूक्लियर जो बम है वगैरह इनको कोई मतलब कंट्रोल भी कर रहा है। तो उसके लिए एक इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी जो एजेंसी है वो एस्टेब्लिश की गई थी टू प्रमोट पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। कि न्यूक्लियर एनर्जी आप अगर आप किसी चीज़ को अगर बर्बाद करना चाहो तो किसी तरह भी आप बर्बाद कर सकते हो, लेकिन आप उसको अच्छे यूज़ करोगे ना तो वो बहुत अच्छा काम कर सकती है। तो वो वैसे ही न्यूक्लियर एनर्जी है, अगर आप हम उसको सिविल यूज़ के लिए करें तो हमें ज़िंदगी बहुत सालों तक ये क्या हमें एनर्जी दे सकती है, बिजली दे सकती है। लेकिन अगर इसका गलत यूज़ करो तो आप इतने आजकल बम बना रखे हैं कि पूरी की पूरी धरती को बहुत बार ख़त्म किया जा सकता है। तो वही है कि हमें पीसफुल यूज़ करना है इस न्यूक्लियर एनर्जी का। और ये मना करती है कि इसका जो न्यूक्लियर एनर्जी को मिलिट्री पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं करना और न्यूक्लियर वेपन के लिए भी यूज़ नहीं करना। तो ये ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट किसका करता है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को रिपोर्ट करता है और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को रिपोर्ट करता है। बट आप ये देख लेना है कि ऑटोनोमस बॉडी है, ये यूएन का पार्ट नहीं है। ठीक है, यूएन का पार्ट नहीं है लेकिन यूएन को ये रिपोर्ट करता है। तो इसका हेडक्वार्टर है वियना, ऑस्ट्रिया में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट न्यूज़ में देख लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ मॉरिशस प्रविंद जगन्नाथ इज जॉइंटली इनॉग्रेटेड द सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग इन मॉरिशस। जो 30 जुलाई को अभी इनोग्रेट करेंगे सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग मॉरिशस में। तो आप ये याद कर लेना कि जो दो देशों के बायलैटरल रिश्ते होते हैं ना, उनके लिए बीच में न्यूज़ में आ सकता है। हालांकि देखो अभी चाइना क्या है, इंडियन ओशियन रीजन में अपना क्या पाँव जमाने की कोशिश कर रहा है, हर देशों को क्या है पैसे फेंक रहा है बीच में। जैसे अभी धीरे धीरे इसमें दे रहा है कि श्रीलंका में पैसे जमा करके वहाँ पे जो पोर्ट डेवलप कर रहा है। अभी बीच में अभी क्या है, बांग्लादेश में क्या है, एक एयरपोर्ट डेवलप कर रहा है। और अभी मालदीव में बीच में रिसेंटली 2018 की लगभग कहानी थी कि जब गवर्नमेंट चेंज हुई थी तो मालदीव ने तो अपना सारा सब कुछ मतलब लोन पे दे दिया था चाइना में। तो ये चीज़ें होती है, चाइना वहाँ अपने पैर जमा रहा है। तो इंडिया को भी ऐसी जो असिस्टेंस है दूसरे देशों की ज़रूरी है। एक डिप्लोमेटिक रिलेशन हो गया बायलैटरल रिलेशन के तहत। तो इंडिया ने ये क्या है, एक सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग जॉइंटली इनोग्रेट की है। तो बिल्डिंग हैज़ बिन कंस्ट्रक्टेड विथ इंडियन ग्रांट, कि इंडिया ने जो ग्रांट दिया था उससे सुप्रीम कोर्ट की वहाँ बिल्डिंग बनी है। तो ये 5 प्रोजेक्ट थे, उनमें से ये एक प्रोजेक्ट है इंडिया के जिसके द्वारा ग्रांट दिया गया था। उसमें क्या है, स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज दिया गया था इंडिया के द्वारा $353 मिलियन का, जो मॉरिशस को स्पेशल पैकेज दिया गया था। उसमें से ये एक बिल्डिंग, उसमें से एक काम हुआ है सुप्रीम कोर्ट का। और दूसरे क्या क्या काम है, एक मेट्रो लाइन बननी थी वहाँ पे, ईएनटी हॉस्पिटल वो बन रहे हैं। तो मेट्रो लाइन का एक फेज़ खत्म हो गया 12 किलोमीटर का, अभी दूसरा फेज़ शुरू हो रहा है 14 किलोमीटर का। तो ऐसी चीज़ें होती है कि आप अपने पड़ोसी देशों को जो मतलब आपसे थोड़े नीचे हैं तो उनको हमेशा असिस्टेंस दिया जाता है। हम भी तो क्या है अभी, अगर जॉब लग गई, कुछ अच्छी जॉब लग जाते हैं तो हमारे छोटे भाई बहन हैं तो हमको हमारी जिम्मेदारी होती है ना पढ़ाने की। तो ऐसे एक भारत को बड़े भाई के जो सार्क कंट्रीज है, जो साउथ ईस्ट एशियन की जो कंट्रीज है, उनमें भारत को एक बड़े भाई का दर्जा दिया गया है। ठीक है, तो ये एक देख लेना, साउथ एशिया में किसी ने एक स्पेशली बोला भी था मीटिंग में कि भारत को एक बड़े भाई का दर्जा दिया गया था। ठीक है, तो ये बड़ा भाई का दर्जा, भारत एक बड़ा भाई का दायित्व निभा रहा है कि जो उसके आसपास के छोटे देश हैं उनके साथ वो मिलकर चले। और उन पे सबसे बड़ी बात क्या है, भारत उनको क्या है इकोनॉमिकली उनके अंदर मतलब सब कुछ ला करके उनको एक डेप ट्रैप में नहीं फंसाता इंडिया। जैसे चाइना क्या डेप ट्रैप में फंसा लेता है, ये चीज़ें आप लिख सकते हो एग्जाम में कि चाइना हमेशा डेप ट्रैप में फंसाता है उनको, मतलब ऋण दे देता है और फिर क्या है उससे ऋण वापस लेता है। तो उनके पास जितना ऋण बचता ही नहीं है तो उनको ऋण चुकाने के लिए फिर वापस क्या है ऋण लेना पड़ता है। तो इंडिया कभी डेब्ट ट्रैप में नहीं फंसाता अपने दोस्तों, जो दोस्त हो गए, जो अपने पड़ोसी देश हो गया। तो एक इंडिया की बहुत बड़ी मतलब एक आप सिविलाइजेशन और कल्चर समझ लीजिए कि इंडिया हमेशा एक बड़े भाई का मतलब बड़े भाई की तरफ सपोर्ट करता है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़ की इसमें सबसे पहले मॉरिशस देख लेते हैं। ये हो गया हमारा भारत, और इधर ये अफ्रीका का पार्ट होगा मडागास्कर, और इसके नीचे ये मॉरिशस है। ठीक है, तो आप देख लीजिए इंडियन ओशियन में स्थित है। तो मडागास्कर के जस्ट पास में ये मॉरिशस है, और ये री यूनियन ये फ्रांस का एक टेरिटरी है। ठीक है, ऊपर हो गया सेशेल्स, और ये कोमोरोस हो गया, ये चीज़ें देख लेना। ठीक है, ऊपर यहाँ पे अपना लक्षद्वीप आइलैंड हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा मैप बेस्ड क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आप ये भी देख लेना। नेक्स्ट न्यूज़ है एचआरडी मिनिस्टर लॉन्चेज इंडियाज रिपोर्ट डिजिटल एजुकेशन जून। जो एचआरडी मिनिस्ट्री है उसने लॉन्च किया गया इंडिया ये रिपोर्ट डिजिटल एजुकेशन जून। तो ये याद रख लेना, इंडिया रिपोर्ट डिजिटल एजुकेशन किसने लॉन्च किया था, एचआरडी मिनिस्टर ने लॉन्च किया है, या एचआरडी मिनिस्ट्री ने
लॉन्च किया है। ये रिपोर्ट क्या एलिबोरेट करती है कि जो इनोवेटिव मेथड्स हैं जो हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी ने अपनाए हैं, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट है और यूटीज़ ने उन्होंने अपनाया है कि जो एजुकेशन है उसको किस तरह बच्चों तक पहुंचाया जाए, क्योंकि कोविड-19 के चलते अभी स्कूल में बंद है सब कुछ, कोई भी मतलब इंस्टीट्यूट खुला नहीं है। तो सबसे बड़ा जो इफेक्ट हो रहा है, जो बुरा इफेक्ट प्रभाव पड़ रहा है वो क्या है, स्टडी पे पड़ रहा है, बच्चों के भविष्य पे डायरेक्ट इफेक्ट पड़ रहा है कोविड-19 के, कि एक साल पूरा का पूरा बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या हमारे जो कुछ इनोवेटिव मेथड्स अपनाए गए हैं जो एचआरडी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के, उनके बारे में एक रिपोर्ट तैयार की गई है। और वो क्या इंश्योर भी करेंगे एक्सेसिबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन टू चिल्ड्रन एट होम, कि बच्चों को घर पे ही पढ़ाया जाए, कोई ना कोई हो, उनकी साल बर्बाद नहीं होने देनी चाहिए। तो ऐसे कुछ पोर्टल्स खोले गए, जैसे दीक्षा पोर्टल हो गया जो एप्लीकेशन है एक, और स्वयं प्रभा टीवी ऑन चैनल हो गया, उस पर भी पढ़ाया जा रहा है। ऑनलाइन मूक कोर्स हो गया, ऑन ऑन एयर शिक्षावाणी जो ऑल इंडिया रेडियो है उस पर शिक्षावाणी का प्रोग्राम चल रहा है। और बहुत से जो स्टेट्स हैं उन्होंने तो मोबाइल एप्लीकेशन भी खोली है ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड कराने के लिए, किसी ने यूट्यूब चैनल खोला है। तो ये अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन इसके लिए भी फिर हमने एक मनोदर्पण एक गाइडलाइंस जारी की कि मनोदर्पण नहीं था, प्रज्ञावादी, सॉरी, प्रज्ञा, मनोदर्पण दूसरी चीज़ है, वो है जो उसके लिए साइको सोशल जो सपोर्ट था उसके लिए। प्रज्ञा एक गाइडलाइंस भी जो जारी की गई थी इसके लिए कि आप बच्चों को ज़्यादा देर तक पढ़ाओगे नहीं ऑनलाइन, उससे क्या है कि अगर आप स्क्रीन पे बच्चों का टाइम ज़्यादा हो जाएगा ना तो आंखें खराब होने के चांस हो जाते हैं। तो एक गाइडलाइन जारी की गई थी कि छोटे बच्चों को 30 मिनट तक, और फिर 1 to 8 तक कितनी देर तक, 9 to 12 है इतनी देर तक, मतलब 45 मिनट्स तक, ऐसी गाइडलाइंस जारी की गई थी कि इतनी देर ही पढ़ोगे, वरना अगर बच्चे मोबाइल पे लगे रहेंगे तो उनकी आंखें खराब होने का चांस हो सकता है। तो ऐसे ये गाइडलाइंस भी टाइम टू टाइम एचआरडी मिनिस्ट्री जारी करती रहती है। नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू रिलीजियस तेलुगु, ये रिलीजियस नहीं है, ठीक है, रिलीज मतलब जारी करना हो, तो रिलीज तेलुगु वर्जन ऑफ जयपाल रेड्डीज बुक 10 आइडियोलॉजीज। तो ये याद कर लेना, अभी थोड़ा सा न्यूज़ में है इसलिए। तो वाइस प्रेसिडेंट साहब ने इसको रिलीज़ किया है 10 आइडियोलॉजीज को, जिसका तेलुगु वर्जन लॉन्च किया। तो तेलुगु वर्जन का क्या नाम है, पड्डी भाव जलालू है ना, पदी भाव जलालू उसका नाम है। तो आप याद रख लेना, इसी का नाम पदी भाव जलालू तेलुगु वर्जन में है। तो ये ग्रेट सिमेट्री बिटवीन द एग्रेरियन एंड इंडस्ट्री, ये विषमता बताता है, जो एक तो हमारे एग्रीकल्चर हो गया और इंडस्ट्रीज के बीच में जो एक ग्रेट विषमता है उसके बारे में बताता है। तो बुक डील्स विद द डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ डेमोक्रेसी, इसमें क्या डेमोक्रेसी के डिफरेंट एस्पेक्ट हो गया, फिर प्रजातंत्र हो गया, एनवायरमेंटलिज्म हो गया, ग्लोबलाइजेशन के बहुत सारे एस्पेक्ट को ये डील्स करता है। नेक्स्ट न्यूज़ है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस लॉन्चेज न्यू एप्लीकेशन टू प्रोवाइड वेदर रिपोर्ट। तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने एक न्यू एप्लीकेशन लॉन्च की है वेदर रिपोर्ट जारी, मतलब वेदर रिपोर्ट के लिए जब प्रोवाइड करने के लिए। तो ये ऐप क्या अलाउ करेगी यूजर्स को, कि जो आप वेदर का फोरकास्ट पहले ही बता देगी, और राडार इमेज भी डाल देगी कि मतलब किस तरफ से मतलब कोई बरसात आनी है क्या है, और जो वेदर इवेंट्स हैं, जो खराब वेदर इवेंट्स हैं उनके बारे में भी बता देगी। तो एप्लीकेशन का क्या नाम है, मौसम, आप याद कर लेना है, और किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा लॉन्च किया गया मौसम। तो इससे क्या होगा, सिटी वाइज वेदर इंफॉर्मेशन ये एंड अलर्ट्स को पहले ही जारी कर देगा, जिससे हमें पता चल जाए कि क्या किस सिटी में कैसा माहौल है अभी। तो वहाँ पे क्या क्या प्रोवाइड करेगी, करंट टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, विंड स्पीड हो गया, विंड की डायरेक्शन हो गई, लगभग 200 सिटी में, और अभी तो 450 सिटी तक लगभग अगले वीक तक ये बढ़ा देंगे। और ये साथ साथ में प्रोवाइड करेगा सनराइज, सनसेट, मूनराइज, मूनसेट। तो ये अच्छी एक न्यूज़ है, जो क्या करते हैं, व्रत वगैरह करती है ना घरों में स्त्रियाँ, तो उनके लिए अच्छी न्यूज़ है, वो मून राइज का टाइम जान लेगी और ताकि अपना व्रत खोल सकती हैं। ये किसके द्वारा बनाई गई है, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। एक तो ये होगा इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे एंड इंडियन मेट्रोलॉजिक डिपार्टमेंट, इन तीनों ने मिलकर ये एप्लीकेशन डेवलप की है। अब इस न्यूज़ में थोड़ा सा इसलिए हो जाता है कि एक इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूट है वो भी इसमें ये आया है, तो आप इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट, एक तो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गया, और ये न्यूज़ में इसलिए कि ये क्या कहाँ पे इसका एस्टाब्लिश कहाँ है, ये पतानचेरू हैदराबाद तेलंगाना, ये इसका हेडक्वार्टर यहाँ पे है। और इसके बहुत सारे जो सब रीजनल हेडक्वार्टर्स भी हैं, तो उनको देखने की जरूरत नहीं, आप ये देख लीजिए कि जो इसका जो मेन हेडक्वार्टर कहाँ पे ऐसे न्यूज़ में आ सकता है, ये पतानचेरू हैदराबाद तेलंगाना में है। ये एक छोटी सी एक बीच में एक अभी क्या हुआ था, एक रिपोर्ट आई है उसके बारे में देखना कि अभी कल परसों नेचर कंजर्वेशन डे था और आज टाइगर रिजर्व जो टाइगर डे है। तो बीच में अभी ये न्यूज़ आई कि वर्ल्ड वाइड फंड ने एक रिपोर्ट जारी की, उसमें बताया गया है लगभग 3 बिलियन
एनिमल किल्ड और डिस्प्लेड इन ऑस्ट्रेलिया बुश फायर 2000। जो ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लगी थी उसमें 3 बिलियन जो जानवर हुए थे ना, उसमें जो रेप्टाइल्स हो गए, सारे छोटे मोटे जानवर, लगभग 3 बिलियन जानवर खत्म हो गए। तो आप उसको अभी जोड़ सकते हो। अभी हालांकि जो आसाम में बाढ़ चल रही है, तो बाढ़ में हमने इंसानों को तो क्या एवेक्यूएट कर लिया, वहां से इंसानों को निकाल लेते हैं। जब भी कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, तो इंसानों को हम जब जाके मतलब एयरलिफ्ट कर लेते हैं, वो वहां से उनको दूसरी जगह सेफ जगह भेज दिया था। तो लेकिन क्या होता है, जो ये जो जो जानवर होते हैं बेचारे, उनका क्या होगा? उनको ना तो हम कर सकते। तो आदमी क्या धीरे धीरे इस कंडीशन में बढ़ रहा है कि वो अपना डेवलपमेंट करता जा रहा है। तो उनको क्या है, वो जाके जंगलों को भी साफ करता जा रहा है। और अगर हम जैसे कोई बड़ी बड़ी बिल्डिंग देख ली, तो सबसे पहले उसमें क्या आज गाइडलाइंस हो गई है कि उसमें जो फायर एक्सटिंग्विशर होने ही होनी चाहिए। ठीक है, अगर फायर एक्सटिंग्विशर नहीं होगा तो उस बिल्डिंग को मान्यता नहीं दी जाएगी बड़े मतलब मॉल के रूप में। ये कोई भी स्टडी एजुकेशन की होगी। आपने देखा था अभी फिलहाल में जो गुजरात में एक जगह आग लगी थी, तो वहाँ पे बाद में ये पता चला किया गया कि उसमें फायर एक्सटिंग्विशर क्यों नहीं था। अभी सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया कि कोई भी एजुकेशन बिल्डिंग है, बड़ी बिल्डिंग है, तो उसमें फायर एक्सटिंग्विशर होनी चाहिए। तो आपने वो चीज़ें देख ली कि आदमी के लिए सब कुछ आप डेवलप करते जा रहे हो। जब इतना डेवलपमेंट हो रहा है, तो क्या इतना जो हम आज मार्स पे जा रहे हैं, तो क्या हम जंगलों की आग नहीं रोक सकते थे? हालांकि हमने ट्राई किया है, लेकिन हमें पहले सोच के चलना चाहिए कि जब गर्मी का मौसम आता है, जब हवा चलती है, तो पेड़ एक दूसरे में मतलब टच होके घर्षण करके आग लग सकती है। तो ऐसी चीज़ें थोड़ा सा हमें केवल आदमी को ह्यूमन सेंट्रिक ना होके थोड़ा इन जानवरों के बारे में भी ध्यान देना जरूरी है। जो अभी वही बात है, आप हम लिख सकते हैं कि जैसे आसाम के फ्लड केसेस चल रहे हैं, उसमें कितने जानवर, कितने मतलब वहाँ से डिस्प्लेस्ड हो गए, कितने जो वन हॉर्न राइनोस हैं वो खत्म हो गए। तो ये चीज़ें आती हैं, हमें थोड़ा सा उनकी तरफ भी, जो एनिमल सेंट्रिक होने, एनिमल्स की तरफ भी ध्यान देना है। तो ये WWF क्या है? इंटरनेशनल एनजीओ फंड, ये एक एनजीओ है, फाउंड किया गया था 1961 में। तो इसका वर्क क्या है? जो फील्ड ऑफ वाइल्डनेस प्रिजर्वेशन, जो जंगल है उनको प्रिजर्व करना है, जो वाइल्ड लाइफ है उनको प्रिजर्व करना है, और रिडक्शन ऑफ ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन, जो ह्यूमन का इम्पैक्ट है वो जो एनवायरनमेंट को उनको रिडक्स करना है। तो हमें आज केवल WWF की जरूरत नहीं है, हमें और भी बहुत सारे ऐसे एनवायरनमेंट जो 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 ऑर्गेनाइजेशन उनकी जरूरत है। आप इसको आप लिंक कर सकते हो। अभी इंडिया में क्या हाल ही में EIA के जो एक जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट हुआ, उसको डाइल्यूट कर लिया गया है। बहुत सारे ऐसे मतलब कुछ उसमें प्रोविजन डाल दिए गए हैं कि अभी जो एनवायरनमेंट में जो सड़क वगैरह होगी, उनको क्या है कि आपको सड़क सड़क जानी है, तो उसको जनता से रिपोर्ट लेनी नहीं है, उसको एनवायरनमेंट क्लियरेंस की जरूरत नहीं है। ठीक है, अपने आप हो जाएगा। और अगर कोल फील्ड वगैरह कुछ काम करना है, तो उसको किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है, और ना जनता से पूछा जाएगा क्या है। तो ये आप इसको भी इससे भी जोड़ सकते हो। अगर आप ऐसे विदाउट, अगर इम्पैक्ट को असेस किए गए, अगर आप ऐसे ही परमिशन देते रहे, तो फिर एनवायरनमेंट कहाँ बच जाएगा? आदमी आदमी दिखेगा वहाँ पे। तो ये फिर जैसे कोविड-19 जैसी बीमारी हो गई है, ये हमेशा के लिए प्रिवेल हो जाएंगी। तो ऐसी चीज़ों का आप एक दूसरे से इंटरलिंक कर सकते हो। नेक्स्ट न्यूज़ है डाइट। क्या है डाइट? क्या DIAT डेवलप्स द मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम फॉर कोविड-19 पेशेंट। आश्रय, तो ये याद रख लेना, आश्रय किसने डेवलप किया है? डाइट ने किया है। ठीक है, डाइट क्या? डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी पुणे, एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है, उसने ये एडवांस टेक्नोलॉजी, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी पुणे डीम्ड यूनिवर्सिटी, तो उसने ये डेवलप किया है आश्रय। तो इसमें क्या है कि इस टाइप का देखो, एक बंदे के लिए सोने के लिए बेड रहेगा यहाँ पे, और उसको पूरी तरह से कवर कर दिया जाएगा। तो क्या है, इसमें प्रॉपर आइसोलेशन रहेगा। अब आप सोच रहे हो कि इसमें सांस कैसे लिया जाएगा, तो इसमें के लिए आपके लिए प्रॉपर एक्सेल सिस्टम रहेगा, पीछे से पाइप लग के रहेगा। कि इसके पीछे, सर के पीछे ये पाइप देखो, यहाँ पे एक पाइप लगा है, यहाँ पे ये रहा, है ना। तो ये पाइप लगा रखा है। इसमें क्या है कि क्रिएशन ऑफ सक्शन और नेगेटिव प्रेशर नियर एक्सेल, जब आदमी सांस छोड़ता है ना, तो वहाँ पे एक सक्शन टाइप का लगा रहता है। या नेगेटिव नेगेटिव प्रेशर क्या है भाई? आपका आसपास का प्रेशर ज़्यादा है और वहाँ पे प्रेशर कम रहेगा। तो वह क्या, जब आप एक्सेल करोगे ना सांस, तो वापस वो अपने उसके अंदर पाइप के अंदर ले जाएगा। वरना तो क्या है, हमारे अंदर वायरस, कोरोना वायरस हुआ, हमने सांस छोड़ा और वापस हमारे सांस अंदर आ गया। तो ऐसा नहीं है। तो वो क्या है, आपके पास साइड में एक सक्शन रहेगा, वो आपकी जो गैस है, जो आपने जो एक्सेल किया है, वो सारी की सारी सक कर लेगा, और फिर क्या है, उसको फिल्टर कर देगा, फर्दर है एंड डिसइंफेक्ट कर देगा एरोसोल्स को, मतलब उनको मतलब फ्रेश कर देगा। जो एरो जो कोरोना वायरस के जो वायरस है, उनको ख़त्म कर देगा। तो ये आप ये देख लेना किसके द्वारा डेवलप की गई है। अभी आज के क्वेश्चन देख लेते हैं। इंडिया रिपोर्ट डिजिटल एजुकेशन जून 2020 रिलीज हुआ है, तो ये किसके द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज की गई है? क्वेश्चन नंबर 1। आश्रय आइसोलेशन सिस्टम किसके द्वारा डेवलप किया गया है? इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? एप्लीकेशन फॉर मिनिस्ट्री, कौन सी एप्लीकेशन है जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने बनाई है, जो अर्थ साइंस ने
लॉन्च किए वेदर रिपोर्ट जारी करने के लिए। तो एप्लीकेशन का नाम बताना आपको। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग। जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और दूसरे देश के प्राइम मिनिस्टर ने जॉइंटली एक देश में सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग इनॉग्रेट की है, तो वो कौन सा देश है। नेक्स्ट न्यूज है अथॉरिटी फॉर टाइगर कंजर्वेशन इन इंडिया। तो अथॉरिटी ऑफ टाइगर कंजर्वेशन इंडिया में कौन सी है जो टाइगर कंजर्वेशन के लिए एक अथॉरिटी बनाई गई है। एक मनोदर्पण इनिशिएटिव, ये पहले की न्यूज का है। मनोदर्पण इनिशिएटिव मैंने बताया भी बीच में। मनोदर्पण इनिशिएटिव फॉर प्रोवाइड साइको सोशल सपोर्ट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस साइंड कॉन्ट्रैक्ट विथ प्रोक्योरमेंट ऑफ माइन फ्लो फॉर T-19 टैक्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में रिसेंटली एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है माइन फ्लो की, जो हल टाइप का होता है कि जमीन में अगर आप टैंक लगा रहे हो तो उसके आगे लगा दोगे तो अभी किसी आदमी को आगे जाने की जरूरत नहीं है कि कोई भी माइन है उसको खोज के निकालना है। वो टैंक पहले ही हल की तरह खोदता हुआ चलेगा, जो भी माइन होगी वो साइड में निकल के चली जाएगी। तो माइन फ्लो गया गया है। इंडिया रिवाइव्ड प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट साको। रिसेंटली इंडिया ने क्या है प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट साको के साथ रिवाइव किया है। तो साको, ये यहाँ पे साको क्या स्टैंड करता है, मतलब साको कौन है। और इकोसोस स्टैंड्स फॉर इकोसोस, मतलब इकोसोस की आपको फुल फॉर्म बतानी है क्या है इकोसोस। तो आज की न्यूज़ के लिए इतना ही। आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हो skvincher.blogspot.com पे, skvincher.blogspot.com। एट द लास्ट ऑफ ब्लॉग आप इसका PDF, आपको PDF मिल जाएगा। आपको वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर लाइक करके बताइएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो। अगर वीडियो नहीं अच्छा लगा हो तो आप डिसलाइक कीजिएगा एंड प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो डिसलाइक क्यों किया, ताकि हम उसमें सुधार कर सकें। आज की न्यूज़ के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे आज जो क्वेश्चंस बताए हैं उनके आंसर के साथ, नई न्यूज़ के साथ। जय हिंद, जय भारत।